गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक इस चैप्टर के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक नया टॉपिक है ट्रांसलेशन 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 के बारे में स्टडी करेंगे। ध्यान समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का और करीब करीब गैप करके एग्जाम में पुटअप करता रहता है इसे क्वेश्चन। ट्रांसलेशन समझने के पहले क्या होता है ट्रांसलेशन, थोड़ा सा हम लोग इसके बैक चलते हैं और थोड़ा सा स्टडी करते हैं सेंट्रल डोग्मा के बारे में। क्या होता है सेंट्रल डोग्मा? व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा? सेंट्रल डोग्मा क्या है? तो सेंट्रल डोग्मा एनसीईआरटी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। हालांकि इस सेंट्रल डोग्मा को मैं कई बार डिस्कस भी किया हूं, एक बार फिर डिस्कस कर रहा हूं सेंट्रल डोग्मा के बारे में। सेंट्रल डोग्मा इस चैप्टर का बैकबोन है। सेंट्रल डोग्मा को अगर आप लोग समझ जाएंगे तो आप एक आउटलाइन समझ जाएंगे इस चैप्टर के बारे में। क्या होता है सेंट्रल डोग्मा? देखते हैं कि डीएनए है, डीएनए के ऊपर ऐसे एरो बना हुआ है, ठीक है। फिर डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। अब एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, प्रोटीन का बनना, ध्यान समझिएगा। सेंट्रल डोग्मा में क्या है? सेंट्रल डोग्मा क्या है? डीएनए से न्यू, ये एरो क्या शो करता है? ये एरो यही शो करता है न्यू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का फॉर्मेशन। क्या शो करता है? न्यू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का फॉर्मेशन। तो जब आप लोग ये डेफिनेशन बता चुके हैं कि जब डीएनए से न्यू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड था उसको भी डिस्कस किया था। इसके बाद उस पर जो मेल्सन और ग्रिफ्ट का जो एक्सपेरिमेंट आया था डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, मेल्सन और सेटल का, तो वो एक्सपेरिमेंट भी हम डिस्कस किए हुए थे। तो आई थिंक वो तो डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस 20-20 मिनट पे कैसे कैसे कंप्लीमेंट्री डीएनए का फॉर्मेशन होता है वो सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। अब डीएनए से डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड से जब एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, यानी कि डीएनए से जब एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। मतलब एक ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो इसको हम अभी डिस्कस किए भी हैं। इसके पहले आई थिंक जब ये चैप्टर हम शुरू किए थे अप्रैल में सारे चैप्टर शुरू किए थे तो ट्रांसक्रिप्शन का पूरा मैकेनिज्म एक बार डिस्कस किए थे, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये होता है डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होना, ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से या एमआरएनए के थ्रू जब अमीनो एसिड की कोडिंग होती है, एमआरएनए से जब एमिनो एसिड की कोडिंग होती है, और कोडिंग किसके लिए होती है? प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए। यानी कि एमआरएनए से जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। तो आई थिंक एक इस टॉपिक का एक बैक समरी आपके दिमाग में तो आ गया होगा। समरी तो एक आपके दिमाग में आ गया होगा कि अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डोग्मा, what is the DNA replication when DNA makes new complementary DNA by the process of semi-conservative method, that is called DNA replication। क्लियर हो गया? एंड सेकेंड जो होता है when DNA makes mRNA, mRNA is a type of RNA। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे how many types of RNA। There are three kinds of RNA. First is the ribosomal RNA, rRNA. Second is the mRNA, that is called messenger RNA, and third is the tRNA. And tRNA play a very important role in the translation because the structure of tRNA is very typical and on the
anticodons are present in the tRNA which are help in the coding for amino acid to the for proteins। करते क्या है, ये जो स्ट्रक्चर आप tRNA का है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें एंटीकोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें डी लूप प्रेजेंट होता है, टी लूप प्रेजेंट होता है, अमीनो एसिड साइट प्रेजेंट होता है, वेरिएबल लूप प्रेजेंट होता है, तो वो सारी चीजें हैं। तो टोटल ट्रांसलेशन में tRNA का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। ठीक है, तो यहां देखिए डीएनए से एमआरएनए का जो फॉर्मेशन होता है इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशन। क्लियर हो गया इतना? एक चीज और डिस्कस करेंगे, ये जो टॉपिक है ट्रांसलेशन, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके लिए इसका जो वीडियो बनेगा वो 2 पार्ट में बनेगा, 2 पार्ट में बनाएंगे। तो पहले पार्ट में हम लोग थोड़ा सा क्या होता है ट्रांसलेशन ये समझेंगे, और कितने कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं इस ट्रांसलेशन के प्रोसेस में उसको समझेंगे। उसके बाद जो सेकंड वीडियो आएगा उसमें रहेगा मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस या मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन। तो ये 2 वीडियो बनेंगे, दोनों वीडियो आप लोग बहुत सीरियस होकर के वॉच करिएगा। क्लियर है? तो पहला स्टेप इतना तो समझ में आ गया होगा कि एमआरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस होना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। अब ये देखते हैं हाउ मेनी components are involved in the process of translation। तो अब कितने कंपोनेंट हैं ट्रांसलेशन में जो इस ट्रांसलेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं? तो अलग अलग बुक में बहुत ढेर सारी थीम दी गई हुई है। ठीक है, अगर आपके एनसीईआरटी की बात करेंगे तो एनसीईआरटी में बहुत बड़े शॉर्ट में दे दिया है, लेकिन थोड़ा सा डीप में जाएंगे, जैसे अगर हम लोग रमनिक सूत्र को पढ़ेंगे, लेनिंजर को पढ़ेंगे, या इसके अलावा आरएल कोटपाल को पढ़ेंगे, तो ये जो बुक है इसमें थोड़ा डीप में दिया हुआ है। लेकिन डीप है तो जरूर, लेकिन अगर उस कंपोनेंट के बारे में समझ जाएंगे तो वो चीजें क्या हैं इस ट्रांसलेशन के मैकेनिज्म को बहुत इजी कर देती हैं। इसलिए हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे। जो एनसीईआरटी में मिलेगा कुछ पॉइंट्स, बाकी थोड़ा सा ये फॉरेन राइटर की बुक में मिलेगी, वहां से हम थोड़ा सा इसको लेकर समझेंगे। तो देखते हैं हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स पहला जो स्टेप होता है या पहला जो कंपोनेंट होता है उसको हम क्या करते हैं, राइबोसोम्स। सेकंड जो होता है इसको हम लोग कहते हैं अमीनो एसिड। ये ध्यान समझिएगा, अमीनो एसिड जो होता है ये अमीनो एसिड ही आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। अब एक चीज और बता दें यहां पे, थर्ड जो होता है टीआरएनए, ये स्मॉल टीआरएनए है, टीआरएनए। फोर्थ जो होता है एमआरएनए। फिफ्थ जो होता है एक एंजाइम भी यहां इन्वॉल्व होता है, एक एंजाइम भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। उस एंजाइम का नाम है एमिनो एसाइल, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, टीआरएनए सिंथेटेज। और लास्ट में जो आता है 6 पॉइंट होता है, इसको हम कहते हैं टर्मिनेशन फैक्टर। क्या कहते हैं? टर्मिनेशन फैक्टर। टर्मिनेशन फैक्टर। तो इतने स्टेप, इतने कंपोनेंट आपके प्रोसेस ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इतने प्रोसेस या इतने कंपोनेंट इस ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होते हैं।
पहला क्या होता है राइबोसोम्स, सेकंड होता है अमीनो एसिड्स, थर्ड होता है आरएनए टीआरएनए, फोर्थ होता है एमआरएनए, फिफ्थ जो होता है अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। ये एक एंजाइम है, अभी डिस्कस करेंगे एंजाइम की, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंजाइम एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, एंड लास्ट होता है टर्मिनेशन फैक्टर। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट जो है उसको हम थोड़ा डिस्कस कर ले रहे हैं। पहला जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है राइबोसोम्स, उसके बाद आता है टीआरएनए, थर्ड आता है अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम, एंड लास्ट आता है अमीनो एसिड्स। ठीक है, ओके। तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला टॉपिक या पहला कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड राइबोसोम्स। राइबोसोम्स, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत पीछे की क्लासेस पढ़े हो और लर्न हो तो क्लास 9th में चैप्टर है सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आपको याद होगा इस चैप्टर में हमने ढेर सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में स्टडी किए हैं, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में स्टडी किए हैं, किया है। तो जब सेल ऑर्गेनल्स के बारे में स्टडी किया है तो वहां पे एक सेल ऑर्गेनल्स होता है जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो हमारे न्यूक्लियस पे ऐसे अटैच होता है, ठीक है, न्यूक्लियस पे ऐसे अटैच होता है और न्यूक्लियस पे ही छोटे छोटे ये पार्ट पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं राइबोसोम्स, राइबोसोम्स। और वहां एक फंक्शन और आप लोग पढ़े होंगे कि राइबोसोम्स करता क्या है। राइबोसोम्स का जो सबसे बड़ा रोल प्ले होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो माइंड मेकअप हुआ है ट्रांसलेशन में, हमें क्या पढ़ना है? मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और यहां पे राइबोसोम्स क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो इसके बाद हम थोड़ा सा ये देख लेंगे कि कितने सब यूनिट होते हैं राइबोसोम्स के। राइबोसोम्स के कितने सब यूनिट हैं? राइबोसोम्स के कितने सब यूनिट हैं? तो इसके दो सब यूनिट हैं सर। पहला जो सब यूनिट होता है इसको हम कहते हैं स्मॉल सब यूनिट, एंड सेकेंड जो होता है उसको हम कहते हैं लार्ज सब यूनिट। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। सेकेंड जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वो आता है स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। ध्यान समझिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए बहुत बार, कई बार बोर्ड क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। अब स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए को समझने के लिए जब एनसीईआरटी की पुरानी बुक आप लोग देखेंगे, एनसीईआरटी की पुरानी बुक देखेंगे तो उसमें एक बड़ा सिंपल डायग्राम बनाया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए का। तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए के बारे में। ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए का डायग्राम है, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये टीआरएनए का डायग्राम है। अब यहां कितने लूप होते हैं या कितने आर्म्स होते हैं? तो आर्म्स में हम काउंट कर ले रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्लियर हो गया? इसको हम कहते हैं डी लूप। क्या कहते हैं? डी लूप।
इसको हम कहते हैं टी लूप, इसको हम कहते हैं टी लूप। और ये जो होता है इसको हम कहते हैं वेरिएबल लूप, वेरिएबल लूप। ये जो होता है यहां अमीनो एसिड साइट्स होता है, इसको हम कहते हैं अटैचमेंट ऑफ अमीनो एसिड साइट। क्लियर हो गया। और लास्ट में ये जो होता है यही बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एंटीकोडॉन्स, एंटीकोडॉन्स। ध्यान से समझ लीजिए डायग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए का ये डायग्राम है, इसमें डी लूप है, टी लूप है, वेरिएबल लूप है, ये आपका अटैचमेंट ऑफ अमीनो एसिड साइट्स है, और ये क्या है एंटीकोडॉन्स। तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए का डायग्राम है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अमीनो एसिड एंजाइम है, थर्ड एंजाइम। व्हाट इज द एंजाइम, व्हाट इज द एंजाइम, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम में एक टर्म याद करिएगा, कैटालिसिस, कैटालिसिस। अभी कैटालिसिस का मतलब क्या होता है, कैटालिसिस का मतलब होता है एक्साइट कर देना, किसी चीज के रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन को एक्साइट कर देना, बढ़ा देना। मीन्स एंजाइम आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट which bring the chemical reaction in organisms or human beings. Enzyme are the biological catalyst. Enzyme are the biological catalyst which bring the chemical reaction in human beings. तो ये ध्यान समझिएगा, एंजाइम जो होता है वो कैटालिसिस होता है, एक्साइट कर देता है, किसी भी रेट को एक्साइट कर देता है। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो एमिनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस क्या है, अमीनो एसिड टीआरएनए, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज ये एंजाइम है, और ये क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, एक चीज और थोड़ा सा यहां डिस्कस करना है आप लोगों को। जब ये पता है कि हम लोग जब डीएनए और आरएनए की बात करते हैं, जब डीएनए और आरएनए की बात करते हैं तो यहां 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। यानी कि अगर हम डीएनए और आरएनए की बात करें तो ये क्या है, पहले तो न्यूक्लिक एसिड्स हैं। तो डीएनए की अगर बात करेंगे, डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो कितने इन्वॉल्व होते हैं, 4 होते हैं। डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस इन्वॉल्व होते हैं, ये कितने नाइट्रोजनस बेस इन्वॉल्व होते हैं, पहला जो होता है एडेनिन, सेकंड इज थाइमिन, साइटोसिन, एंड फोर्थ इज ग्वानिन। तो ये डीएनए की बात हो गई। लेकिन हम लोग जब आरएनए की बात करते हैं, तो यहां थाइमिन के प्लेस पर, एट द प्लेस ऑफ थाइमिन या थाइमिन को रिमूव करके यहां क्या आ जाता है, यूरेसिल। क्या आ जाता है, यूरेसिल। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे, पहला क्या, एडेनिन,
एडेनिन, दूसरा क्या होगा यूरेसिल, थर्ड क्या होगा साइटोसिन, एंड फोर्थ क्या होगा ग्वानिन, जिसको हम डिनोट करते हैं ए यू सी और जी से। यहां पे अगर डिनोट करते हैं तो ये क्या होगा ए, ये होगा टी, ये होगा सी और ये होगा जी। तो ये सारे क्या हैं, ये नाइट्रोजनस बेस हैं, और ये नाइट्रोजनस बेस क्या करते हैं, यही नाइट्रोजनस बेस अकॉर्डिंग टू जेनेटिक कोड। अब जेनेटिक कोड क्या होता है सर, ये भी आप पूछेंगे, तो जेनेटिक कोड भी हम डिस्कस किए हुए हैं, जेनेटिक कोड भी हम डिस्कस किए हुए हैं, जेनेटिक कोड भी रिवाइज करा दे रहे हैं हम लोगों को। ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, ये सारे नाइट्रोजनस बेस हैं, यू सी ए जी, यू सी ए जी, और यहां पे क्या करना है यू सी ए जी। अब इसको जब फिल करेंगे हम तो ये मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, यू 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 सी यू यू सी यू यू ए एंड यू यू जी, यू यू जी। फिर इस तरह करेंगे यू सी यू, यू सी यू, यू सी सी, यू सी सी, यू सी ए एंड यू सी जी, यू सी जी। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हुए इसको फिल करते हैं जेनेटिक कोड में। अब अगर ये पहले स्क्वायर की बात करें, अगर हम पहले स्क्वायर की बात करें तो हाउ मेनी एमिनो एसिड्स आर प्रेजेंट, ये जो एमिनो एसिड बनते हैं ये तीन तीन के फॉर्म में बनते हैं, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर में कितने हैं, टोटल 4 है, और टोटल स्क्वायर कितने हैं 16 है, यानी कि 16 इंटू 4 करेंगे तो कितने आ गए एमिनो एसिड 64 कोड बनेंगे, कोडॉन्स बनेंगे। अब ध्यान से समझिएगा कि 64 में टोटल 61 ही जो अमीनो एसिड हैं वो कोडिंग में हेल्प करते हैं, वो कोडिंग करते हैं, कैरेक्टर को कोड करते हैं, ठीक है। यानी कि जितने भी कैरेक्टर होते हैं वो ये 64 में 3 जो होते हैं उसको हम कहते हैं स्टॉप कोडॉन। क्या कहते हैं, स्टॉप कोडॉन। और ये स्टॉप कोडॉन कौन कौन से होते हैं, यू ए जी, और थर्ड होता है यू जी ए। ये जो 3 होते हैं ये होते हैं स्टॉप कोडॉन्स, ये किसी प्रकार के कोडिंग में हेल्प नहीं करते। ये लास्ट में जब हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे ट्रांसलेशन का, लास्ट पॉइंट टर्मिनेशन, तो यही आकर के स्टॉप कोडॉन से क्या होता है, टर्मिनेशन फैक्टर ऐड हो जाता है और वहां पे ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। तो ये जेनेटिक कोड है। यहां तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन, वो हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का कहीं डाउट है, इतने में कहीं डाउट है, तो आप लोग हमारे ग्रुप में आइए, अपना क्वेश्चन पुटअप करिए और डिस्कस करते हैं बिना किसी हेजिटेशन के कि सर बताएंगे नहीं बताएंगे क्या, वो सब छोड़िए। बस ये करना है कि पढ़ना है, किसी भी कीमत में पढ़ना है। इसका क्लियर, यहां तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आ रहा है उसमें मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन। थैंक यू।